नमस्कार मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर स्कूल मैनेजमेंट स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। कल हमने इसके बारे में जो ऑफिशियल जो मैटर था 13-14 पेज का जो मैटर था वो मैंने आपको बताया था और उसमें सारे जो कंप्लीट जानकारी थी वो आपके लिए उपलब्ध करवाई थी। और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले स्कूल मैनेजमेंट का कोई भी टॉपिक हो वो मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट से और ऑफिशियल जो मैटर है उसी से पढ़ाने का प्रयास किया था। और उसी के साथ कल मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके बाद SIQE का एक वीडियो और अपलोड करूँगा। उसमें मैं खुद हस्तलिखित नोट्स का जो वीडियो है वो बनाकर डालूँगा ताकि आपका ये जो 13-14 पेज का जो मैटर है इसको पढ़ने में, इससे नोट्स बनाने में समय जो वेस्ट है वो नहीं हो। तो उसी क्रम में आज ये हस्तलिखित नोट्स का जो कल मैंने जो मैटर बताया था उन्हीं से जो प्रमुख प्रमुख बिंदु है उनको लेकर ये नोट्स बनाए हैं। और इसकी जो PDF है हर वीडियो की तरह आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। और कई साथी बहुत दिनों से ये कह रहे थे कि जो साइकोलॉजी है उसकी जो PDF है वो भी आप टेलीग्राम चैनल पर कृपया उपलब्ध करवाएं। तो नोटबुक कल उपलब्ध हो गई है और उसकी भी PDF बना करके और कंप्लीट जो साइकोलॉजी मैंने अपने चैनल पर जो पढ़ाई है फर्स्ट ग्रेड की उसकी PDF बनाकर भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम भी जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सक्सेस विद नोट्स, उसी चैनल पर मैंने उपलब्ध करवा दी है। और उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ कर के और हर वीडियो की PDF साथ में और जो कंप्लीट साइकोलॉजी की PDF है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कल वाले मैटर से ही मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं और इन नोट्स को पढ़ेंगे तो आपका जो मैटर है वो जल्दी से कवर होगा और आपका जो समय है वो भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है SIQE। इसको हमने पढ़ लिया था कल ऑफिशियल वेबसाइट से भी, लेकिन मैंने कहा था कि नोट्स टाइप में भी इसको हम पढ़ेंगे ताकि आपको ये भी पता हो हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है और क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो इसकी फुल फॉर्म है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है कि SIQE की फुल फॉर्म क्या है। दूसरा जो प्रमुख बिंदु है वो यही है कि इसका जो प्रारंभ है वो कौन से सत्र से किया गया था। तो SIQE का प्रारंभ सत्र 2016 से हुआ था। और कौन कौन से जो प्रोग्राम थे, पहले से जो योजनाएं थी शिक्षा में, किन किन योजनाओं को समन्वित करके और इस योजना का प्रारंभ किया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इसमें 3 जो परियोजना थी, 3 जो कार्यक्रम थे, जिसमें पहला है CCP, जिसकी फुल फॉर्म भी मैंने लिखी है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। दूसरा है ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और तीसरा है CCE कंटिन्यू कॉम्प्रहेंसिव एवल्यूशन। तो तीनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु SIQE का प्रारंभ किया गया। तो यहाँ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपके लिए बनाया है कि कौन कौन से कार्यक्रमों को समन्वित रूप से जोड़ करके या प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए SIQE का प्रारंभ किया गया। तो आपको तीनों प्रोग्रामों का नाम याद रखना है कि तीनों को सम्मिलित रूप से ही SIQE के रूप में परिणित किया गया है। कौन कौन से हैं, शॉर्ट में भी आप याद रख सकते हैं कि CCP, दूसरा है ABL और तीसरा है CCE। इनकी तीनों की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है ताकि परीक्षा में इनसे फुल फॉर्म संबंधी प्रश्न भी पूछे तो आपका आंसर सही हो। नेक्स्ट हमारा बिंदु है SIQE के सफल और प्रभावी संचालन हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, RSCERT उदयपुर, बौद्ध शिक्षा समिति जयपुर तथा यूनिसेफ के मध्य MOU हुआ है। MOU का मतलब होता है समझौता हुआ है। आपने ये शब्द बहुत बार देखा होगा, करंट में भी आपको ये शब्द मिलता है, मैनेजमेंट में भी आपको ये शब्द मिल गया है। तो मैंने सोचा इसकी फुल फॉर्म भी आज आपको उपलब्ध करवा दी जाए। तो यहाँ पर मैंने फुल फॉर्म भी लिखी है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये C नहीं है, ये कोष्टक का चिन्ह है, यहाँ से इसकी फुल फॉर्म स्टार्ट है। M का मतलब है मेमोरेंडम, O का मतलब है ऑफ और U का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि किस किस के सहयोग से SIQE का संचालन किया जा रहा है। तो जो संस्थाएं हैं जिनका योगदान SIQE में है वो नाम आपको याद रखना है। पहली है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर,
दूसरा है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, तीसरा है RSCERT उदयपुर, चौथा है बौद्ध शिक्षा समिति जयपुर और पांचवा है यूनिसेफ। तो पांचों ही संस्थाओं के सहयोग से इस कार्यक्रम का सफल संचालन किया जा रहा है। प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ में यह योजना ऐसे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित की गई थी जहां कक्षा 1 से 5 तक कक्षाएं संचालित थी। तो ये भी मैंने कल वाले नोट्स में भी आपको बताया था और प्रारंभ में ही लिखा हुआ था कि कौन सी कक्षाओं के लिए SIQE का प्रारंभ किया गया था। तो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए इस परियोजना का शुभारंभ किया गया था। और प्रारंभ में कौन से विद्यालयों में इस परियोजना को लागू किया गया था? तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इस परियोजना को लागू किया गया था जहां पर कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं संचालित थी। तो ये तो हो गई प्रमुख बातें कि किसके सहयोग से संचालित हो रही है, कौन कौन से प्रोग्रामों को समन्वित रूप से जोड़ करके इस परियोजना को चालू किया गया है, कौन से सत्र में इसको स्टार्ट किया गया है, फुल फॉर्म क्या हो गई है। दूसरा जो प्रमुख बिंदु हमें याद रखना है वो है परियोजना के संचालन हेतु गठित समितियां, कि इस परियोजना का सफल संचालन के लिए कुछ समितियां भी गठित की गई थी, कुछ समूह बनाए गए थे। कल हमने पढ़ा था, लेकिन मैंने बताया था कि मैटर कल विस्तृत था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से बिंदु हमें पढ़ना है। तो उसी में से निकाल करके हमें इन समितियों को भी याद रखना है। तो पहली समिति है राज्य स्तर पर शीर्ष निकाय के रूप में नीति निर्धारण करने के लिए प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी, जिसको हिंदी में कहते हैं परियोजना परिचालन समिति, का गठन किया गया है। तो यहाँ से 2-3 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नीति निर्धारण करने के लिए SIQE परियोजना के नीति निर्धारण करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है? तो आपको बताना है प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी। दूसरा प्रश्न जो बनता है वो यही है कि SIQE के लिए राज्य स्तर पर शीर्ष निकाय के रूप में कौन सी समिति का गठन किया गया है? तो भी हमारा आंसर होगा प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी। साथ में मैंने 2 पदों को भी लिया है हर समिति के, एक तो अध्यक्ष आपको याद रखना है और दूसरा आपको सदस्य सचिव आपको याद रखना है। तो इस समिति के अध्यक्ष की हम बात करें तो आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर जो है वो इस समिति के अध्यक्ष हैं, और सदस्य सचिव की बात करें तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर इस समिति के सदस्य सचिव हैं। दोनों ही पद महत्वपूर्ण हैं, तो महत्वपूर्ण पदों को ही मैंने इन समितियों में शामिल किया है। तो आपको इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि समिति का नाम याद रखना है, समिति का जो उद्देश्य है, क्यों इसका निर्माण किया गया था, और इसका अध्यक्ष और सदस्य सचिव कौन सा है। दूसरे समिति की हम बात करें तो दूसरी समिति का नाम है स्टेट वर्किंग ग्रुप, जिसको हिंदी में कहते हैं राज्य कर्मचारी समूह है। ये जो समिति है ये भी राज्य स्तर पर गठित एक समिति है, समूह है, और इसका जो कार्य है वो है कि परियोजना की नियमित क्रियान्विति सुनिश्चित करने हेतु, यहाँ पर परियोजना का अर्थ है SIQE, तो SIQE की जो गतिविधियां हैं उनका नियमित क्रियान्विति हो, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए राज्य कार्यकारी समूह का निर्माण किया गया, गठन किया गया है। अध्यक्ष की बात करें तो राज्य कार्यकारी समूह के अध्यक्ष होते हैं अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर। वहाँ पर आयुक्त होते थे, यहाँ पर अतिरिक्त आयुक्त इसके अध्यक्ष होते हैं। सदस्य सचिव की बात करें तो वहाँ निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर हमारे सदस्य सचिव होते थे, और इसमें हमारे सदस्य सचिव होते हैं उप निदेशक क्वालिटी व प्रशिक्षण विभाग राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर। तो क्वालिटी व प्रशिक्षण विभाग के जो उप निदेशक हैं जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर में बैठते हैं, वो राज्य कार्यकारी समूह के सदस्य सचिव के रूप में उनको कार्यभार सौंपा जाता है। नेक्स्ट हमारी समिति है तीसरे नंबर पर स्टेट एकेडमिक ग्रुप, जिसको हिंदी में कहते हैं राज्य शैक्षिक समूह। इसके हम कार्य की बात करते हैं तो ये भी राज्य स्तर की समिति है और शैक्षिक व तकनीकी पक्षों से संबंधित निर्णय लेने के लिए, तो यहीं पर ये इम्पोर्टेंट है जिसको मैंने इन्वर्टेड कोमा में बंद भी किया है कि शैक्षिक व तकनीकी पक्षों से संबंधित राज्य स्तर पर निर्णय लेने के लिए SIQE में कौन से समूह का गठन किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा राज्य शैक्षिक समूह, स्टेट एकेडमिक ग्रुप। इंग्लिश में भी याद रखना है और आपको हिंदी में भी इसको याद रखना है।
अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो निदेशक RSCERT उदयपुर इसके अध्यक्ष होते हैं। यहाँ पर सिर्फ अध्यक्ष को याद रखना है। चौथी जो समिति है वो जिला स्तर पर गठित की जाती है, जिसका नाम है जिला कोर ग्रुप। जिला स्तर पर परियोजना के क्रियान्वयन व मॉनिटरिंग हेतु इसका गठन किया जाता है। तो यही प्रश्न है कि जिला स्तर पर SIQE के क्रियान्वयन व मॉनिटरिंग हेतु कौन से ग्रुप का या कौन सी समिति का गठन किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जिला कोर ग्रुप। इसकी जो बैठक है वो प्रत्येक माह आयोजित की जाती है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है जिला कोर ग्रुप की बैठक कितने समय के अंतराल में आयोजित की जाती है, तो आपको याद रखना है कि प्रत्येक माह इसकी बैठक होती है। अध्यक्ष की हम बात करें तो जिला कोर ग्रुप के जो अध्यक्ष होते हैं वो जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा प्रथम। तो माध्यमिक शिक्षा प्रथम और माध्यमिक शिक्षा द्वितीय दो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं। तो जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा जो प्रथम है वो इसके अध्यक्ष होते हैं। जिला स्तर पर जो जिला कोर ग्रुप का गठन किया जाता है उसके अध्यक्ष होते हैं। सदस्य सचिव की हम बात करें तो इसके जो सदस्य सचिव हैं वो होते हैं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर में जो अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक है वो जिला स्तर पर इसके सदस्य सचिव होते हैं जिला कोर ग्रुप समिति के। अब हम बात करते हैं कि परियोजना का जो संचालन है वो कौन करता है, कार्यक्रम रूपरेखा कौन तैयार करता है। क्योंकि फर्स्ट पेज पर हमने पढ़ा था कि किस किस के सहयोग से ये परियोजना चालू की गई है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि इसके संचालन में 4-5 जो हम नंबर मैंने भी लगाया था उन संस्थाओं के सहयोग से SIQ का संचालन किया जा रहा है। जैसे माध्यमिक शिक्षा परिषद है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर है, RSCERT है। तो सबका कार्य क्या क्या होता है वो भी मैंने नोट्स में शामिल किए हैं। तो सबसे पहले है कि परियोजना का संचालन कौन सी संस्था के द्वारा किया जाता है। तो निदेशालय माध्यमिक शिक्षा परिषद राजस्थान बीकानेर के द्वारा इस परियोजना का SIQE का संचालन किया जाता है। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि SIQE का संचालन कौन सी संस्था के द्वारा किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा। दूसरा है प्रशिक्षण व कार्यक्रम रूपरेखा। तो SIQE के लिए प्रशिक्षण व कार्यक्रमों की रूपरेखा कौन तैयार करता है, कौन सी संस्था तैयार करती है, तो इसका आंसर है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर। तीसरा है समस्त अकादमिक कार्य कौन करता है। जो एकेडमिक जो कार्य होते हैं उसका कार्यभार किसको दिया गया है, तो RSCERT उदयपुर। तो यहाँ से भी यही प्रश्न बनता है कि SIQE के समस्त अकादमिक कार्य कौन सी संस्था के द्वारा किए जाते हैं, तो RSCERT उदयपुर के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा बिंदु है कि मार्गदर्शिका, पाठ्य सामग्री, मूल्यांकन नियमावली, आवश्यक अभिलेख संधारण प्रपत्र आदि का जो प्रकाशन है वो जिला स्तर पर किया जाता है। तो यहाँ पर हर बिंदु में हमारा प्रश्न बनता है कि SIQE से संबंधित मार्गदर्शिकाओं का, पाठ्य सामग्री का, मूल्यांकन नियमावली का और आवश्यक अभिलेख संधारण प्रपत्रों का प्रकाशन कौन से स्तर पर किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जिला स्तर पर इनका प्रकाशन किया जाता है। और इसके पीछे कारण क्या है, तो कल वाले वीडियो में पढ़ा था, ताकि जो सामग्री है वो समय पर और नज़दीक से हमें उपलब्ध हो सके। SIQE का जो ध्येय वाक्य है, जो सबसे ज़्यादा जो वाक्य इसमें प्रचलित है वो ये है, सभी बच्चे पढ़ सकते हैं और सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं। तो हमें ध्येय वाक्यों को भी याद रखना है कि SIQE का ध्येय वाक्य क्या है, तो सभी बच्चे पढ़ सकते हैं और सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं। तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट बिंदु है कि कक्षा 1 से 5 में SIQE के अंतर्गत CCE के तहत 3 योगात्मक आकलन किए जाते हैं। तो यहाँ पर आंकन की जगह आपको लिखना है आकलन। कई बार लिखने में अशुद्धि हो जाती है, जो मैं आपको तुरंत वीडियो में क्लियर करवा देता हूँ। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि पूरे सत्र में SIQE के अंतर्गत कितने योगात्मक आकलन किए जाते हैं, तो हमारा आंसर होगा 3 योगात्मक आकलन किए जाते हैं। और कौन कौन सी कक्षाओं के लिए किए जाते हैं, तो परियोजना जिस तरह से कक्षा 1 से 5 के लिए ही संचालित की जाती है, तो कक्षा 1 से 5 के
अंतर्गत इसके 3 योगात्मक आकलन किए जाते हैं, मूल्यांकन किए जाते हैं। तो तीनों योगात्मक जो आकलन है उसके हिसाब से जो सिलेबस है उसको 3 टर्म में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि SIQ या CCE दोनों से ही प्रश्न बन सकता है कि अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक कितने टर्म में सिलेबस यानी पाठ्यक्रम को विभाजित किया जाता है। तो हमारा आंसर होगा 3 टर्मों में पूरे सिलेबस को विभाजित किया जाता है। तो ये जो टर्म है ये मैंने 2022-23 जो सत्र चालू है वर्तमान में उसका लिया है। तो प्रथम टर्म की हम बात करें तो इसमें लगभग 45% पाठ्यक्रम को शामिल किया जाता है और इस पाठ्यक्रम को हमें कब तक पूरा करना है, जुलाई टू सितंबर, यानी सितंबर तक इसको कंप्लीट करवाना है। और हर टर्म कंप्लीट होने के बाद में हमें योगात्मक मूल्यांकन करना आवश्यक है। तो सितंबर में जैसे ही 45% हमारा पाठ्यक्रम पूरा होता है तो प्रथम योगात्मक मूल्यांकन हम करते हैं। द्वितीय टर्म की हम बात करें तो इसमें लगभग 40% पाठ्यक्रम को इसमें सम्मिलित किया जाता है और इसकी जो समय सीमा है वो है जनवरी तक। तो जनवरी तक हमें जो 45% के बाद में जो 40% पाठ्यक्रम उसको पूरा करना है और उसके बाद में हमें द्वितीयक योगात्मक मूल्यांकन करना है। तृतीय टर्म की हम बात करें तो इसमें लगभग शेष जो 15% पाठ्यक्रम उसको शामिल किया गया है और इसका जो आयोजन है वो बोर्ड परीक्षा से पूर्व तृतीय योगात्मक मूल्यांकन का हमें आयोजन करना है। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है कि पूरे सिलेबस को कितने टर्म में विभाजित किया जाता है, 3 टर्म में विभाजित किया जाता है। पहले टर्म में 45% पाठ्यक्रम, दूसरे टर्म में 40% पाठ्यक्रम, तीसरे टर्म में 15% पाठ्यक्रम और हर टर्म के अंत में हमें एक योगात्मक मूल्यांकन करना आवश्यक है। किसके अंतर्गत? CCE, कंटिन्यू कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन। यहाँ पर एक नोट भी आपको याद रखना है कि कक्षा 5 हेतु तृतीय योगात्मक आकलन के स्थान पर प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन का आयोजन किया जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है क्योंकि ऊपर हमने पढ़ लिया है कि कक्षा 1 से 5 तक 3 योगात्मक मूल्यांकन या आकलन किए जाते हैं। तो ये जो तीसरा जो योगात्मक आकलन है वो केवल कक्षा 1, 2, 3 और 4 के लिए ही किया जाता है। कक्षा 5 के लिए जो तीसरा योगात्मक आकलन है उसके स्थान पर जो हम कहते हैं कि 5वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है उस बोर्ड की परीक्षा का नाम है प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन, उसका आयोजन किया जाएगा। तो कक्षा 5 में कितने योगात्मक मूल्यांकन होंगे? 2 और तीसरे उसकी जो बोर्ड की परीक्षा है प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन, उसका आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ से ये भी नाम पूछ सकता है कि कक्षा 5 के लिए आयोजित की जाने वाली बोर्ड की परीक्षा किस नाम से जानी जाती है, तो भी हमें इस नाम को याद रखना है क्योंकि कई बार हम सरल चीज़ों को उन चीज़ों को सरल मान करके और छोड़ देते हैं और उसी से प्रश्न पूछ लेने के कारण हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो यहाँ पर इसको याद रखना है कि तीसरा योगात्मक जो मूल्यांकन है वो बोर्ड की परीक्षा के रूप में आयोजित किया जाता है। संधारित किए जाने वाले अभिलेख, तो SIQ में बहुत सारे प्रपत्र हमें संधारित करने होते हैं, रिकॉर्ड हमें रखना होता है। तो प्रमुख कौन कौन से रिकॉर्ड हैं? तो सबसे पहला प्रमुख रिकॉर्ड है अध्यापक योजना डायरी। इस योजना डायरी में जो अध्यापक है वो प्रत्येक छात्र की स्थिति के अनुसार 2 ग्रुप बना करके और योजना बनाता है कि कौन से ग्रुप को हमें क्या पढ़ाना है, किस कक्षा के प्रथम ग्रुप को हमें किस योजना के तहत पढ़ाना है। तो सारी जो चीज़ें हैं, गतिविधि आधारित जो पाठ्यक्रम है, ABL है, सारी चीज़ों का जो योजना का जो निर्माण है वो अध्यापक योजना डायरी में उन्हें संधारित करना होता है। और ये प्राथमिक स्तर पर इन डायरियों की बात करें तो कुल 7 डायरियाँ होती हैं। दूसरा जो प्रमुख दस्तावेज है वो है सतत एवं व्यापक आकलन अभिलेख। अभी हमने किया था कि 3 योगात्मक आकलन आयोजित किए जाते हैं, तो इसमें तीनों योगात्मक आकलन के रिकॉर्ड का संधारण किया जाता है। तो जो समय समय पर जो तीनों जो योगात्मक आकलन किए जाते हैं उनका जो रिकॉर्ड संधारित किया जाता है वो कौन से प्रपत्र में किया जाता है? सतत एवं व्यापक आकलन अभिलेख में इस रिकॉर्ड को रखा जाता है। तीसरा है वार्षिक आकलन प्रतिवेदन, विद्यार्थी वार्षिक आकलन प्रतिवेदन। तो ऊपर वाला जो अभिलेख है वो साल में 3 बार उसे संधारित करना होता है, लेकिन सारा जो कंप्लीट जो रिकॉर्ड संधारण है विद्यार्थी का वो किस में किया जाएगा? विद्यार्थी वार्षिक आकलन। सत्र के अंत में समस्त उपलब्धियों का संधारण इसमें किया जाएगा कि कौन से छात्र ने कितनी उपलब्धि हासिल की है,
कौन सी बेस लाइन तक वो गया है, कौन से स्तर तक वो पहुंचा है, सारी चीज़ें हम इस तीसरे जो प्रपत्र है विद्यार्थी वार्षिक आकलन प्रतिवेदन, इसमें उसको संधारित करते हैं। चौथा है पोर्टफोलियो। विद्यार्थी द्वारा किए गए समस्त कार्यों को इस फाइल में संधारित किया जाता है। यानी पूरे सत्र में विद्यार्थी ने जो भी कार्य किए हैं, जो भी प्रोजेक्ट बनाए हैं, जितने भी उसने कार्य किए हैं, उन सारे कागज़ों को एकत्रित करके और शिक्षक जांच करने के बाद में, उनमें नंबर देने के बाद में, अंक देने के बाद में उसको प्रत्येक विद्यार्थी की पोर्टफोलियो में संधारित करेगा। पोर्टफोलियो फाइल के ऊपर बच्चे का नाम, पिता का नाम, कक्षा और उसकी एक फ़ोटो लगाई जाती है और उसको सत्र के अंत तक उसको अच्छी तरह से संधारित करना होता है। और इसमें समय समय पर विद्यार्थी के द्वारा किए गए जो रचनात्मक कार्य हैं, कक्षा कार्य हैं, सभी को कौन सी फाइल में हमें संधारित करना होता है? पोर्टफोलियो फाइल में। नेक्स्ट हमारा बिंदु है कि SIQE के अंतर्गत होने वाले CCE में छात्रों की उपलब्धि को 3 ग्रेड द्वारा दर्शाया जाता है। तो अभी ऊपर हमने पढ़ा कि छात्र के 3 योगात्मक मूल्यांकन होते हैं, फिर वर्ष में समेकित उसका जो उपलब्धि है उसको किया जाता है, पोर्टफोलियो तैयार की जाती है। तो सत्र भर की उसकी जो उपलब्धियां हैं, सफलता हैं, उसके आधार पर उसको 3 ग्रेडों में हमें विभाजित करते हैं, A, B और C। A ग्रेड का मतलब है अपेक्षित स्तर की समझ, यानी हम जो चाहते थे, जो अपेक्षा थी, यदि बालक में उस स्तर की समझ उत्पन्न हो जाती है तो उस बालक को हम A ग्रेड में रखते हैं। यदि बालक मध्यम स्तर की समझ रखता है तो उसे हम B ग्रेड में रखते हैं, और यदि बालक आरंभिक स्तर की ही समझ रखता है तो उसे हम C ग्रेड में रखते हैं। तो तीनों ग्रेडों का पता भी आपको होना चाहिए। और लास्ट में मैंने कल वाले मैटर से एक स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो के लास्ट में जोड़ा है परियोजना के उद्देश्य, क्योंकि आज हमने दोबारा SIQE को नोट्स में पढ़ा है, तो इन उद्देश्यों को भी हमें याद रखना। 7 उद्देश्य है। पहला है राज्य के समन्वित राजकीय उच्च माध्यमिक माध्यमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत कक्षा 1 से 5 तक विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित करना। तो पहला उद्देश्य हमें अपने नोट्स में यहाँ से लिखना है। ऊपर वाली जो डेडलाइन वो हमें नोट्स में शामिल नहीं करनी है कि कक्षा 1 से 5 तक विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षण विधा, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE के समन्वित क्रियान्वयन द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम स्तर और उपलब्धि को सुनिश्चित करना इसका दूसरा उद्देश्य है। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की ट्रांजिशन रेट में उच्चतर स्तर तक सुधार लाना इसका तीसरा उद्देश्य है। विद्यालय में कक्षा 1 से 5 में नामांकित सभी विद्यार्थियों को उनकी आयु और कक्षा के अनुरूप शैक्षिक स्तर सुनिश्चित करना चौथा उद्देश्य है, ताकि जो कक्षा 4 का विद्यार्थी उसको कक्षा 4 के स्तर तक लाया जा सके, 5 का विद्यार्थी है उसको आयु और उम्र के अनुसार कक्षा 5 के स्तर तक लाया जा सके। पांचवा इसका उद्देश्य है विद्यालयों में बाल केंद्रित शिक्षण विधा के क्रियान्वयन के लिए सभी शिक्षकों की क्षमता वर्धन करना, कि शिक्षकों में ऐसी कैपेसिटी का उत्पादन किया जा सके, वृद्धि की जा सके कि वो बाल केंद्रित शिक्षण विधाओं का प्रयोग कर सकें। छठा इसका उद्देश्य है विद्यालय प्राचार्य प्रभारी प्रारंभिक शिक्षा को अकादमिक सहयोगकर्ता के रूप में तैयार करना। तो कल हमने पढ़ा था कि शिक्षक के क्या दायित्व होंगे, प्रधानाचार्य के क्या दायित्व होते हैं, वो भी हमने पढ़ा था। तो इसका प्रमुख उद्देश्य है कि अकादमिक सहयोगकर्ता के रूप में एक तो प्रभारी विद्यालय स्तर पर और एक प्राचार्य को तैयार करना। सातवां इसका उद्देश्य है जिला शैक्षिक योजना के निर्माण, संचालन एवं समीक्षा हेतु जिला स्तर पर अकादमिक समूह को तैयार करना और क्षमता वर्धन करना। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया उसको आप ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।